पार्टी ने एक विस्तृत प्रोग्राम बनाया पूरे हिंदुस्तान के लिए, जिसमें हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में मीडिया के लोगों के साथ इंटरेक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों को सजग करवाना आपके माध्यम से कि 9 साल में मोदी गवर्नमेंट ने कितने बेहतरीन काम किए हैं और हमारा आगे का विजन क्या है, अगला 1 साल जो है उसके लिए विजन क्या है, और मोदी गवर्नमेंट दोबारा जब पावर में आएगी 2024 के बाद तो उसका विजन क्या है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे मध्य में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर, मोदी गवर्नमेंट में एक बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, बड़े चाव से हम इनको सुनते हैं। आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव जिस 2 दिन की शुरू हुई है, और आज जैसे हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब ने भी उसकी जानकारी दी कि कैसे उधमपुर में जो है वो चेंज आ रही है, कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो उधमपुर में आ रही है, और टेक्नोलॉजी कैसे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना रही है, तो आज तक सोचा नहीं गया वो अब सोचा जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से कि आप मीडिया को इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि मोदी गवर्नमेंट ने कैसे काम किया, क्या हमारी प्लानिंग है, और रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जब एड्रेस के बाद डॉक्टर साहब विल बी रिक्वेस्टेड टू टेक फ्यू क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम डॉक्टर साहब। धन्यवाद सुनील जी, जैसे आपने भूमिका रख दी है, मुझे लगता है कि आंकड़े तो आपके पास उपलब्ध होंगे ही और साझा भी कर दिए जाएंगे कि 9 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है, क्योंकि उसको समझने का एक तरीका ये भी है कि हम उसकी तुलना कर सकें कि 2014 से पहले का क्या दृश्य था। हर क्षेत्र में कई गुना अधिक विकास हुआ है, स्केल में भी, स्पीड में भी, गति भी बढ़ी, मात्रा भी बढ़ी, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका उल्लेख कम होता है। आप में से कुछ एक लोग जो पुराने समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं, यदि आप स्मरण करें कि 2014 से पहले का क्या आलम था, कितनी बेजारी थी इस देश में, कितना निराशावाद था, हमारे बहुत सारे युवा दूसरे देशों में जाने के लिए अवसरों की तलाश में थे। आज मैं कहूँगा कि 9 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी कहलाने में गर्व महसूस हो रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान के भीतर रहता है चाहे बाहर जाता है। अभी सुनील जी आपके आगे स्टार्टअप की बात रखे रहते, यहाँ पर आज स्टार्टअप का 2 दिवसीय एक्सपो हुआ है। आज स्थिति ये है कि जो विदेश के स्टार्टअप ग्रुप्स हैं वो भी भारतीय मूल के बालक बालिकाओं, लड़के लड़कियों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में पूरी प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, लेकिन उस प्रकार की अनुकूलता नहीं थी, उसका अभाव था जो मोदी जी ने दी। अनेकों ऐसे नई परियोजनाएं, ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसे ऐसे स्कीम, ऐसे ऐसे इंसेंटिव, अगर आप युवाओं को लें तो मुद्रा योजना प्रारंभ की गई, ना कोई गारंटी, ना कोई मॉर्टगेज, ना कोई गिरवी, बिना सूद के किसी सीमा तक आपको कर मिल जाता है, जैसे कि, और इतनी संवेदनशीलता से योजनाएं बनाई गई जैसे माता पिता अपने बच्चे को राशि अपनी पूंजी जमा किए हुए देते हैं कि जाओ अपना काम धंधा शुरू करो। इसी तरह से उन वर्गों की भी चिंता हुई है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लगभग 40 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, कभी किसी ने सोचा कि ये भी एक तबका है। महिलाओं को लेकर के जहाँ एक तरफ युवाओं की चिंता हुई है, युवाओं के तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्टार्टअप की संख्या 300-400 से बढ़कर के 1 लाख तक पहुँच गई, हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आ गए। कहने का अर्थ ये है कि अब वो मौका आ गया, हमने जा कर के आपके माध्यम से समाज में ये समझाना है कि वो ज़माना जाता रहा जब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही जीविका कमाने का, रोज़गार कमाने का ज़रिया था। अब इतने सारे और विकल्प आ गए, जो सरकारी नौकरियों से संख्या में भी कई लाख ज़्यादा है और उसमें आमदनी भी कई गुना ज़्यादा है। और इसी बात से प्रमाणित होती है कि आज हिंदुस्तान 8-9 वर्षों के भीतर, 2016 में स्टार्टअप स्कीम पॉलिसी आई थी, 7-8 साल के भीतर हिंदुस्तान तीसरे दर्जे पर खड़ा हो गया। यानी हमारे यहाँ के युवाओं ने, हमारे नागरिकों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो बिना सरकारी तनख्वाह याफ्ता नौकरी के अपने स्टार्टअप और अपनी इनोवेशन से कई गुना अधिक जीविका कमा करके दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। महिलाओं का लीजिए तो अगर 12 करोड़ आपके शौचालय बने, 10 करोड़ गैस सिलेंडर गए, और ये महिला को सुविधा भी मिली, सुरक्षा भी मिली, उसको सुरक्षा और उसको सम्मान भी मिला। और हमने वो ज़माना देखा ऐसे ऐसे गांव में जहाँ पे महिलाओं को, और ये जो जितने भी सुधार लाए गए हैं, ये ना केवल
आर्थिक सुधार है, सामाजिक सुधार है, बल्कि इनके दूरगामी परिणाम है। ये हमारी एक नई संस्कृति को जन्म देने वाले हैं। हमने वो समय देखा है जब महिलाओं को सुबह तड़के उठ करके शौच के लिए जाना पड़ता था खेतों में, ताकि बाद में पुरुषों की आवाजाही शुरू हो जाती है। कितनी बड़ी राहत है। आप उस महिला से पूछिए जो उस परिप्रेक्ष्य में रहती है, उस देहात में रहती हो। ये कोई साधारण रिफॉर्म्स नहीं है। इसी प्रकार और दूसरा, एक नया कल्चर लाने का प्रयास, वोट की राजनीति से उठ करके। ये नहीं पूछा कि धर्म क्या है, मज़हब क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, ठाकुर है, ब्राह्मण है। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी दी गई। जब ये 10 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर गए हैं, और ऐसे ऐसे हम मोहल्ले में गए हैं जिन्होंने शायद कभी बीजेपी को वोट ना दिया हो, लेकिन उनको इसका लाभ पहुँचा। ये भी नहीं पूछा कि किसको आप वोट देते। तो मोदी जी ने एक नई कार्यशैली, एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देने की कोशिश की है इस देश में, इस समाज में। आने वाले समय में वही हमें भौगोलिक इस दुनिया का हिस्सा बना करके 25 वर्षों में उस पटल तक पहुंचाएगी जिसका मोदी जी इस समय स्वप्न देख रहे हैं। उधमपुर जिले की बात करें तो अभी अचीवमेंट हुई है। हाँ, वो भी कह रहे हैं, वो तो बड़े एस्पेक्ट की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आपकी नज़रों में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 9 सालों में हुआ है, वो कौन सा है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में? उधमपुर की दृष्टि से मुझे लगता है जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो देविका का प्रोजेक्ट। वो इसलिए कि हमने भी एक थोड़ा सा कल्चर बदलने का प्रयास किया। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि वो काम तो करता ही है जिसकी मांग आए। जब धरना प्रदर्शन उसके घर के आगे लगता है तो वो काम आगे बढ़ाता है। लेकिन आज के युग में, आने वाले समय में, जनप्रतिनिधि का काम ये होगा वो अध्ययन करे, शोध करे, स्टडी करे और देखे कि इस जगह के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। ही हैज़ टू लीड, नॉट टू बी लेड। और वो अपने समाज को समझा कि देखिए यहाँ इस चीज़ की आवश्यकता है। तो जैसे ही ये जल सुंदरीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ देश भर में और गंगा का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो हमारे जहन में आया कि उधमपुर को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। देविका को गंगा की बड़ी बहन कहते हैं और मुझे आभार प्रकट करना है, मोदी जी ने इसमें हमारा सहायता की, सहयोग किया और स्वयं आकर के इसकी घोषणा की वर्चुअली जब वो जम्मू पधारे थे सन 2019 जनवरी फरवरी में। और आज ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से मुकम्मल है। इसके फिनिशिंग टचेज़ एक आध महीने में मुकम्मल हो जाएंगे। उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का कार्यक्रम, ये हमारे लिए आस्था का भी विषय है और ये हमारे लिए पर्यावरण का भी है। उसके अतिरिक्त मानतलाई आपको जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 35 वर्षों से खंडर बना हुआ था। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती एक प्रावधान बना करके इसकी ज़मीन की अलॉटमेंट की व्यवस्था की थी स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के लिए। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की अकस्मात मौत हो गई एक हवाई दुर्घटना में। उसके बाद उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की सरकार, उन्हीं के समर्थक, उसने इस तरह ध्यान नहीं दिया। ये श्रेय जाता है मोदी जी की सरकार आने के बाद ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर बना है। दुनिया के किसी भी वेलनेस सेंटर के साथ आप इसकी तुलना कर लीजिए। यहाँ पर वेलनेस सेल्स भी है, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, यहाँ जिम भी है, यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर्स भी हैं और यहाँ पर हेलीपैड भी है ताकि दूर विदेश से लोग आ सकें। और ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बनेगा, रिलीजियस टूरिज्म। और जब जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर बन गया जम्मू में, तो मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी को केंद्र बिंदु बनाते हुए एक बहुत बढ़िया रिलीजियस टूरिज्म सर्किट भी बनेगा। साथ ही साथ मानसर को भी केंद्र के सहयोग से 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया। एक स्वराज्य स्कीम शुरू हुई है जिसके अंतर्गत कुछ एक पर्यटक स्थलों को और झीलों का सुंदरीकरण विकास होगा, उसमें मानसर को शामिल कर दिया गया। उसका थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है, लेकिन जो केंद्र के सहयोग से होना है उसमें जब वो शुरू होगा तो उसमें और ज़्यादा गति आ जाएगी। इसी प्रकार उधमपुर वो शहर है जहाँ हिंदुस्तान का पहला हाईवे विलेज का प्लान है, आपके गढ़ी के पास। थोड़ी देर के लिए वो काम रुक गया था कि कोविड वगैरह आ गया, तो जैसे ही हाईवे विलेजेस का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया तो 2 हमने हाईवे विलेज अलॉट करवाए थे, एक कठुआ के लिए, एक उधमपुर के लिए। कठुआ वाला रोकना पड़ा क्योंकि वहाँ 6 लेनिंग का काम शुरू हो गया, तो बाद में उनको लगा कि शायद उसकी लोकेशन बदलनी ना पड़े, इसलिए इसको अभी फ़िलहाल रोका है। उधमपुर वाला अभी प्लान में है। और मेडिकल कॉलेज की किसी ने मांग नहीं की थी। ये वो काम है जिनकी कभी कोई मांग नहीं हुई। मानतलाई की किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन ये हमारे जनप्रतिनिधियों ने खुद शोध करके कहा कि हाँ, ये हमने जनता को समझाना है कि ये आपके लिए है। और ये एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूएंसी है मात्र पूरे देश में लोकसभा की जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र के सहयोग से स्थापित किए गए हैं, कठुआ में भी, उधमपुर में भी और डोडा में भी।
डोडा में भी किसी को कभी कल्पना नहीं थी कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोच जाती थी कि महिला कॉलेज हो, वुमेन कॉलेज। तो कहने का तात्पर्य है कि एक नेशनल लेवल के भी प्रोजेक्ट्स हैं। कलाड़ी को हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट बनाया और हमारी ये कल्पना है, ख्वाहिश भी है कि आगे चल कर के मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए उधमपुर जाना जाए देश भर में, जो इसका पोटेंशियल भी है। सर, अमरनाथ यात्रा आने वाली है, कल अमित शाह जी ने हाई लेवल की मीटिंग की है, किस तरह से देखते हैं? और जो पिलग्रिम्स आने वाले हैं बाहर से, क्या मैसेज रहेगा एज ए सांसद और एज ए MO PMO? नहीं, मैंने तो उस दिन उत्तर प्रदेश में भी ये बात आई तो हमने सबसे पहले कहा कि अगर 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस बार हो रही है तो वो अपने में ही एक स्टेटमेंट है, उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और वो दो स्तर पर एक संदेश आता है। एक तो ये कि अब सरकार में इतना आत्मविश्वास है। हमने वो ज़माना देखा पिछले 25-30 सालों में, कभी 10 दिन की यात्रा, कभी 15 दिन की यात्रा, कोई यात्रा को रोकने का बहाना ढूंढता था प्रशासन। अब ऐसा नहीं है, प्रशासन पूरे कॉन्फिडेंस से उसको 62 दिन चलाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ लोगों का उत्साह, जिस तरह से लगभग 2.25 करोड़ पर्यटक आए हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में और कश्मीर घाटी में विशेषकर पिछले सीज़न में, तो कभी कभी ये सोचकर लगता है कि साहब इतने सारे लोगों को कैसे उनकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत भारी संख्या में ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान है कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए हमारे श्रद्धालु आने वाले हैं। सर, उधमपुर जिले की बात करें तो उधमपुर जिला के अंदर जो है बिजली की कटौती काफ़ी समस्या जो है शहर के अंदर पड़ी, क्या सरकार उस पर करने जा रही है? नहीं, निश्चय ये बातें हमने रखी हैं, पहले से फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो आप मानेंगे, लेकिन आने वाले समय में इसमें धीरे धीरे पड़ेगा। इसमें 2-3 स्तर पर काम हो रहा है। एक तो हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो किश्तवाड़ में तैयार हो रहे हैं, 2-3 साल में लगभग 2025 तक काफ़ी प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे। उत्तर भारत में सबसे बड़ा पावर हब किश्तवाड़ रहेगा। 1000 मेगावाट पक्कलडूल, लगभग 800 मेगावाट इरू का प्रोजेक्ट, रेटले, वो भी श्रेय इस सरकार को जाता है। जब 9 साल की बात की जाती है तो ये 9 साल के वो प्रोजेक्ट्स हैं, 69 प्रोजेक्ट्स जो पिछली सरकारों ने या तो रोक के रखे थे या चलते चलते रोक लिए। रेटले प्रोजेक्ट 2013 में रोक दिया गया, दूसरे प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल ही नहीं थे होते, अब सारे प्रोजेक्ट्स लगे और जब वो आएगा तो सारे क्षेत्र में बिजली, मुझे लगता है ना केवल उसकी ज़रूरत पूरी होगी बल्कि सरप्लस भी हो जाएगी। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस तरफ आपका कहना ठीक है, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। लेकिन सर, उधमपुर शहर के बीच भी इस समय 8-8 घंटे का जो कट बिजली का है, तो गांव में आप नहीं उसके लिए कर रहे हैं। मैंने इनको सुझाव दिया प्रशासन को कि थोड़ा सा आप सोलर वोलर का भी पूरा इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारे अभी एक्चुअली स्वभाव और में नहीं है वो चीज़। नहीं तो एक स्कीम आई हुई है, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा आप लोगों को बताओ, घर में सोलर लगाने की स्कीम आई है केंद्र सरकार से, और यहाँ पर जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है, सौरभ भगत उसके कमिश्नर हैं, उनके थ्रू जा रही है। उसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है, 60% तक सब्सिडी है, 50% तक सब्सिडी है, और जो आपने बाकी का लगाना है उसके लिए आपको लो इंटरेस्ट पर JK बैंक से लोन भी मिलता है, मतलब वो कर भी मिल जाता है। और आप घर में सोलर लगाएं, 24 घंटे बिजली रहेगी, आपको उस पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल कम कीमत पर। तो मुझे लगता है कि वो भी हम थोड़ा सा प्रचार करें। हमने मशेल यात्रा जो होती है, आपने देखा हो, जो किश्तवाड़ ज़िला में आता है, वहाँ पर 2014 में जब हम सांसद बनकर आए तो देखा कि ना वहाँ टॉयलेट था, ना वहाँ मोबाइल चलता था, और ना वहाँ बिजली थी। आज तीनों चीज़ें हमने मोबाइल टावर कहीं कंपनीज़ को आग्रह करके कहीं ना कहीं से उसका इंतज़ाम करवाया, टॉयलेट्स MP फंड से बने, और सोलर के लिए एक प्रोजेक्ट अलग से दे दिया, क्योंकि अगर हम ये इंतज़ार करें कि बिजली की तारें बिछेंगी और किश्तवाड़ से या डोडा से या उधमपुर वहाँ बिजली पहुँचेगी तो कई साल ज़माने लग जाएंगे। अब उनका अपना एक सोलर प्लांट बन गया। तो जो आधुनिक हमारे पास विकल्प हैं उनका भी तो हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं।